Hello everyone, welcome back to Momentum Podcast. Today we are having with us Manish Sharma. He wants to share his journey. His journey starts in 2012 with 59 percentage in 12th board to currently doing PhD in IIT Roorkee. Lots of ups, lots of down. I wanted to discuss this specifically. Journey. I will give you a brief idea. He graduated in electrical engineering in 2016, about which I'm very happy because we rarely have electrical engineers over here, and I know that there are followers from electrical engineering, so maybe we can put some light over there. He started working in a coal field only, in a power station, and he worked over there for 2 years. And in 2018, started preparing for competitive examination with main agenda as engineering services. Prepared for examinations, appeared in it, and then after giving examination, he started teaching in our diploma college, where he taught for 6 months. And there he discovered his passion for teaching and thus decided to start working towards MTech. He completed his MTech from NIT Kurukshetra, passed out in 2021 MTech degree in power systems, and then started his journey with PhD very recently in IIT Roorkee. Manish, welcome to the podcast. Thank you for being over here. Thank you so much. All right, Manish. Give us a little bit idea how it started, or what was it like in 2012 when you got 59 percentage. Why is that? एक्चुअली होता ये कि हम ना एक एज होती है, वो वाली एज जो होती है ना, जब हमारे हार्मोन्स बहुत चेंज हो रहे होते हैं तो उस टाइम बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें उस टाइम नहीं करनी चाहिए होती हैं, लेकिन हम उन चीज़ों में पड़ जाते हैं. अच्छा, तो आई वॉज अ वेरी ब्राइट स्टूडेंट एक्चुअली टिल 10th क्लास. इवन मैं मैथ्स में बहुत अच्छा हुआ करता था उस टाइम, और टॉप 1 और टॉप 2 और टॉप 3 में मैं हमेशा कॉलेज में रहा हूँ टिल 10th. कॉलेज में कि स्कूल में? अच्छा, स्कूल में टिल 10th ओनली. उसके बाद इन 11th क्लास मेरी केमिस्ट्री में बैक आई थी, तो वो भी मैं हो गया था, क्योंकि उस टाइम हमारा जो सारा हमारा फील था वो कहीं और डाइवर्ट हो गया था. सारा हमारा माइंड जो कहीं और लड़की थी, बता दो, है ना? ऐसा ओके, तो बर्बाद हो गए. हाँ, तो मतलब बर्बाद भी नहीं, हाँ, बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ सीखा. जरूरी था. सही बात है, जरूरी था, जल्दी सीख गए. उसके बाद 12th क्लास हुआ तो हमारे यहाँ पे मैं यूपी से हूँ, और यूपी बोर्ड ही मेरा, मतलब मैंने एजुकेशन जो लिया यूपी बोर्ड से लिया. तो यूपी बोर्ड में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है, और वो होती है पॉलिटिक्स की. हमारे यहाँ पे ऐसा होता है कि अगर मान लीजिए किसी एक पर्टिकुलर पार्टी की सरकार है तो एग्ज़ाम बहुत इजी होंगे, बच्चे बहुत पास होंगे. अगर मान लीजिए सरकार दूसरी पार्टी की है तो वहाँ पे आप पूरे स्कूल से सिर्फ 1 या 2 बच्चे पास होंगे, वो भी 2nd डिवीज़न. अच्छा. और मैं बहुत नहीं बोली, तो उस टाइम मैं बहुत ज़्यादा मतलब अनलकी रहा उस टाइम, कि जिस गवर्नमेंट में रिजल्ट बहुत रेयर आते थे, बहुत गंदे रिजल्ट आते थे, उसका लास्ट ईयर था. तो मैंने उसी में एग्ज़ाम दिया, और मेरे जो मार्क्स आए वो 59% आए, 59.2%. स्टिल मैं अपने स्कूल में स्कूल का टॉपर था. ये फिर भी स्कूल का टॉपर तुमने बताया नहीं मुझे. मुझे लगा कि तुम्हारा पढ़ाई बर्बाद हो गया होगा, फिर तो तुमने बहुत संभाल लिया. वो मतलब टॉपर इसमें रहा कि हाँ स्कूल के हिसाब से, लेकिन मुझे कंप्लीट तो ऊपर आगे करना था. हाँ, लेकिन तुम्हारा गलती नहीं था ना, अगर तुम टॉपर थे तो गलती तो गवर्नमेंट का था, है ना? सही बात है. एंड देन हुआ ये कि मैं उस टाइम ना इन 12th क्लास, मैं जहाँ से बिलोंग करता हूँ वहाँ से करीब 25 किलोमीटर दूर एक सिटी है गाजियाबाद. तो वहाँ पे मैंने IIT JEE की कोचिंग शुरू की थी. अच्छा. क्योंकि मैं कोटा वगैरह तो हम मतलब इतना ज़्यादा नहीं था IIT का हमारे यहाँ पे, क्योंकि गांव में बिलोंग करते हैं, गांव के लोगों के लिए बहुत ज़्यादा चीज़ें इतना मतलब लोग नहीं जानते हैं इन चीज़ों को. तो लेकिन मैंने वहाँ पे कोचिंग ज्वाइन की, तो कोचिंग तो हो गई, मैंने फ़ीस भी जमा हो गई. फिर मेरा रिजल्ट आया 12th क्लास का, वो 59% आया. तो उस टाइम क्राइटेरिया हुआ करता था IIT JEE फिल करने का कि आपको मिनिमम 60% मार्क्स चाहिए होते थे. तो मैं उस टाइम IIT का फॉर्म भी फिल नहीं कर पाया था. जिस कोचिंग मैंने पैसे दे रखे थे, उन्होंने मुझे फ़ोन पे बोला कि मनीष आपके मार्क्स इतने आए, कोई बात नहीं, आप कोई और स्टूडेंट हो तो आप उसको भेज मुझे रिकमेंड कर सकते हैं हमारी कोचिंग के बारे में, लेकिन आपकी फ़ीस तो हम रिफंड नहीं कर पाएंगे.
क्योंकि फीस उस टाइम काफ़ी ज़्यादा होती है IIT तो से। AIEEE भी तो था ना उस टाइम पे, उसका क्या उस टाइम क्राइटेरिया था? इस टाइम एक ईगो था कि IIT ही करना है, अच्छा, और मैंने AIEEE फॉर्म फिल ही नहीं किया था। भाई साहब ये तो गजब तो का ईगो है। मतलब एक उस टाइम मैं बता रहा हूँ, उस टाइम हार्मोन्स चेंज हो रहे थे, तो अच्छा। बहुत कुछ था उस टाइम। तो लेकिन हमारा IIT में सिलेक्शन नहीं हुआ, मतलब फॉर्म ही हम फिल नहीं कर पाए। तो फिर ऐसा था कि यार अब नहीं पढ़ना, क्योंकि जो चाहिए था वो मिल नहीं रहा है। तो लेकिन फिर भी मेरे फादर ने, क्योंकि वो खुद इंजीनियर रहे हैं, तो उन्होंने मुझे एक प्राइवेट कॉलेज में इन मैनेजमेंट कोटा मुझे एडमिशन दिलाया। वैसे मेरा जो बैकग्राउंड है मेरी फैमिली का, वो कुछ ऐसा है कि या तो मेरे फैमिली में मैकेनिकल इंजीनियर्स हैं या फिर सिविल इंजीनियर्स हैं। तो अब जब मैंने सोचा था कि जब अब कर ही रहा हूँ तो कम से कम अपने इंटरेस्ट की चीज़ें लेता हूँ। जबकि मेरे फादर ने बोला था, मेरी सिस्टर ने बोला था कि तुम सिविल ब्रांच तुम्हें लेनी चाहिए, लेकिन मेरा थोड़ा सा इंटरेस्ट था कि मुझे इलेक्ट्रिकल में जाना चाहिए था। तो मैंने इलेक्ट्रिकल ब्रांच वहाँ पे चूज़ की। वहाँ पे वो कॉलेज, मतलब अब मैं नाम तो खैर क्या लूँ उसका, लेकिन हकीकत में ऐसा था कि वो कॉलेज वहाँ पे वहीं के बच्चे पास आउट होते थे और वहीं पे पढ़ाने लगते थे। तो आप समझ सकते हैं कि वहाँ पे जो एजुकेशन का लेवल था वो बहुत बहुत नीचे था। तो ये हमें समझ में आ गया था कि अपने फर्स्ट सेमेस्टर में कि यहाँ पे कुछ नहीं होने वाला है हमारा। तो हमारे बाकी के जो 4 साल थे वो भी हमने सिर्फ ऐसे ही काटे थे, जैसे हमारा कॉलेज था ऐसे ही हम हो गए। तो उसके बाद क्योंकि कभी मेरा आगे पढ़ने का प्लान था नहीं शुरुआत से, क्योंकि जब होता है ना हम अपनी बीटेक की डिग्री हाथ में आती है या लास्ट एग्ज़ाम होता है, तो सब प्लान करते हैं कि भाई साहब आज के बाद कभी किताब को हाथ नहीं लगाना। तो उनमें से उनमें से हम भी थे। तो जॉब तुम्हारा कैसे लगा, कैंपस प्लेसमेंट? नहीं, कैंपस प्लेसमेंट मेरा हुआ था वैसे, लेकिन एक तो बहुत रेयर होते थे, हुआ था, लेकिन वो मेरे डोमेन का नहीं था। वो सेल्स वगैरह का जॉब था। तो मैंने उसको ज्वाइन नहीं किया था। मैं सिर्फ एक दिन गया था, फिर अगले दिन से मैं गया ही नहीं वहाँ पे फिर। लेकिन एक ऑफ कैंपस ही मैंने एक कंपनी दिल्ली में थी, मैंने वहाँ पे उसको ज्वाइन किया। वो मेरा कोर बताया था कुछ कोई एडवेंचर आइलैंड टाइप कुछ है जहाँ का तुम पावर सिस्टम संभालते थे? जी जी, पावर स्टेशन। हाँ ओके। तो दिल्ली में ना जैसे एडवेंचर पार्क्स होते हैं, तो ऐसा ही एक पार्क दिल्ली में है एडवेंचर आइलैंड नाम से। तो उसमें क्या है, यूटिलिटी भी है, मतलब मॉल वाला एरिया भी है और राइड वाला एरिया भी है जहाँ पे झूले होते हैं बहुत बड़े बड़े। तो उसमें पहले मैंने काम किया था पार्क वाले एरिया में कुछ समय के लिए। वहाँ के मान लीजिए किसी राइड में फॉल्ट हो रहा है, उनका DI करना है, डेली इंस्पेक्शन होते थे, WI करना है, व्हीकल इंस्पेक्शन, ये सब चीज़ करते थे। तो उसमें मैं रहा पहले, एंड देन फिर मुझे ट्रांसफ़र करके मुझे यूटिलिटी साइड में ट्रांसफ़र कर दिया था मुझे, क्योंकि मेरी जब ट्रेनिंग वाली पोस्ट खत्म हुई थी 6 महीने बाद, तो मुझे प्रमोट करके यूटिलिटी साइड में ट्रांसफ़र कर दिया था। तो वहाँ पे मैं पावर सिस्टम में था। तो वहाँ पे मेनली काम यही होता था कि कहीं पे ज़रूरत है लेबर की, किसी से कोई लाइट बदलवानी है, कोई AC काम नहीं कर रहा है, ये सारी चीज़ जो यूटिलिटी में नॉर्मली होती हैं, मेंटेनेंस जो होता है, मैं वही काम होता था, वही काम करवाना होता था। तो यहाँ से हुआ कि हाँ अब मुझे पढ़ाई नहीं करनी थी, इसलिए मैंने कंपनी ज्वाइन कर ली थी। और ठीक अच्छा खासा, ठीक मतलब उस लेवल से हमें अच्छा खासा मिल रहा था वहाँ पे, तो हम खुश थे। लेकिन वहाँ पे एक चीज़ होती थी मेरे साथ कि मैं ना जब मैं जनरेटर के पास हूँ मान लीजिए, तो मेरे सीनियर ने मुझसे पूछा कि मनीष ये क्या होता है, इसको जानते हो? जैसे या ट्रांसफार्मर है, ट्रांसफार्मर एक ब्रीदर होता है। तो पूछते थे ये क्या होता है। इतनी अच्छी तो हमारी बीटेक थी नहीं कि हमें इतनी सारी चीज़ें याद हों। तो तब मैं अपने पास एक बुक रखा करता था, पर ये मैंने सोच रखा था कि यार हमने बीटेक किया है, बीटेक के बेसिस पे यहाँ पे लग रहे हैं और हमें बीटेक का ही कुछ आता नहीं है। तो मैं एक बुक रखता था अपने पास ज़रूर। तो जैसे मैंने कुछ 2-3 चीज़ें ऐसी हो गई कि मुझे लगता है कि यार ये मुझे नहीं आता है, तो मैं उनको पढ़ लिया करता था आपसे, उनको देख लिया करता था। क्योंकि ऐसा होता है ना कि बुक्स की सारी चीज़ें काम नहीं आती हैं, कुछ चीज़ें रियल लाइफ में काम आती हैं प्रैक्टिकल में, तो मैं उसको देख लिया करता था। अच्छा, तो फिर जहाँ पे तुम्हें बुक फेंक देना है, बिल्कुल पढ़ाई नहीं करना, अभी तुम PhD कर रहे हो, ऐसा कैसे? ये जर्नी शुरू हुई थी एक्चुअली इसी नीड से, जहाँ पे नीड जनरेशन हुई थी। मैं बता दूं, ये उनमें से नहीं है जिसे करना पड़ गया तो PhD कर रहा है। हाँ है ना, ऑब्वियसली इनमें से नहीं है। क्योंकि नहीं, ये बहुत अच्छी बात आशीष आपने बोली है, क्योंकि बच्चे ऐसे होते हैं यार कुछ नहीं हो रहा है तो कम से कम स्टाइपेंड तो मिलेगा, M.Tech कर लेते हैं।
या कम से कम स्टाइपेंड तो मिलेगा, पीएचडी कर लेते हैं। तो मुझे मतलब ये वर्थ इट नहीं लगता कभी भी, क्योंकि 5 साल बाद आप फिर उसी स्टेज पे आके खड़े हो जाओगे या 2 साल बाद आप फिर उस स्टेज पे आके खड़े हो जाना है आपको कि यार अब क्या करना है, क्योंकि हमेशा तो गवर्नमेंट आपको स्टाइपेंड नहीं देगी। तो ये रहा। तो वहाँ पे मुझे जब नीड फील होती थी पढ़ाई की, यार मैं ढंग से पढ़ाई नहीं हूँ अभी तो यार, देन मैंने क्या किया था, मैंने थोड़ा सा कोचिंग ज्वाइन किया एंड देन मैंने टीचिंग ज्वाइन कर लिया था। तो उस शॉर्ट में वही है कि तुमने जॉब छोड़ दिया, लेकिन हाँ ये बताओ यार तुमने जॉब क्यों छोड़ दिया 2018 में? मेरा जॉब छोड़ने का रीज़न ही यही था एक्चुअली। वहाँ पे जो मेन 2 रीज़न थे, एक तो वहाँ से मैनेजमेंट के साथ थोड़े से क्लैशेस थे, थोड़े से क्लैशेस इन द सेंस पोजीशन को लेके, क्योंकि वो चाहते थे कि जो आईटीआई वाले हैं ये उन्हीं के रैंक पे मुझे रखें। मैं बेशक मैं बीटेक हूँ लेकिन मुझे उसी रैंक पे रखें, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके पास एक्सपीरियंस ज़्यादा था, मेरे पास वो कम था। और दूसरा कुछ कॉर्पोरेट की पॉलिटिक्स होती है और उसका रोल जो है वो बहुत ज़्यादा रहा। तो इन सब चीज़ों तंग आ गए और तुमने सोचा कि आईएएस निकालूंगा, है कि नहीं? हाँ, हुआ तो ऐसा ही था। तो यही प्लान हुआ। लेजिट है कि मतलब आईएएस अगर निकाला तो उसमें भी रोल तो वैसा सिमिलर ही रहेगा, लेकिन तुम्हें बहुत रिस्पेक्टेबल पोजीशन मिलेगा, है ना? तो फिर तुमने तैयारी स्टार्ट कर दी, है ना? दिल्ली जाके कोचिंग में तुमने पढ़ना स्टार्ट किया। और उसके बाद गेट तुमने देखा भी नहीं कुछ खास, बस दे दिया, जिसमें तुम्हारे पहले अटेम्प्ट में 6025 रैंक आया था 2019 में। और लेकिन वो जो तुमने देखे बिना दिया, अल्टीमेटली उसी के बेसिस में तुमने आगे काम किया है। आगे सारा काम मैंने उसी पे किया। हाँ, तो फिर ऐसा मतलब तुम्हारे दिमाग में पहले आया कि मैं आईएएस निकालूंगा, और फिर आईएएस का एग्ज़ाम देते ही तुमने पढ़ाना स्टार्ट कर दिया डिप्लोमा में, है ना? किस तरह से तुमने अप्रोच किया? तुम्हें टीचिंग का रोल कैसे मिला? एक्चुअली एक कॉलेज था जो डिप्लोमा होता है ना, पॉलिटेक्निक वाले बच्चे होते हैं, उसका एक कॉलेज था। तो वहाँ पे मेरी सिस्टर पढ़ाई करती थी कभी पहले। तो वहाँ पे मेरा रिज्यूम गया हुआ था काफ़ी पहले। तो रैंडमली उनका मेरे पास कॉल आया था। उन्होंने करीब शायद 1 या 2 साल बाद उन्होंने जाके उस रिज्यूम को उन्होंने उठाया कि मनीष हमारे यहाँ पे इलेक्ट्रिकल के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए रिक्वायरमेंट है, अगर आप आना चाहें तो। उनका ठीक है। तो मुझे ऐसा हो गया था कि मेरा 6 जनवरी को ESE का एग्ज़ाम था और गेट मेरी प्रायोरिटी कभी थी नहीं। तो मैंने 7 जनवरी को ही मैंने कॉलेज ज्वाइन कर लिया था टीचिंग के लिए। मैंने कहा कम से कम अभी खाली रहने वाला पीरियड में तो हाँ, और ऐसे भी ES का बहुत लंबा होता है भाई, बहुत लंबा प्रोसेस लगा देते हैं। फिर वहाँ पे अगली बार फेब में शायद 9 फेब को गेट का एग्ज़ाम था। और उसमें ऐसा था कि मेरी उस टाइम क्लास थी, उस दिन मेरी क्लासेस थी, कुछ लंच से पहले थी, कुछ लंच के बाद थी। मेरा जो गेट का एग्ज़ाम था वो लंच के बाद वाली शिफ्ट में था, शायद 2 PM के आसपास जो शिफ्ट होती शायद उसमें मेरा रहा था। तो मैंने अपने कि मुझे क्लास भी ना छोड़नी पड़े, मैंने अपने सारे स्टूडेंट को उनको क्लास को थोड़ा सा पहले कर लिया। और क्या हुआ, बैटरी चला गया? बैटरी हाँ इसकी लैपटॉप की, मैं इसको ऑन करना भूल गया। अच्छा कोई नहीं, वहीं से कंटिन्यू करेंगे, ऑन लगा लो उसे। तो ऐसा था कि मेरा जो पेपर था वो 2 बजे की शिफ्ट में था और मेरी जितनी मेरी क्लासेस थी लंच के बाद वाली, मैंने उनको शिफ्ट किया, पहले कर लिया, ताकि मुझे ऐसा भी ना हो कि बच्चे जो है वो क्लासेस के लिए रहें और उनको क्लास ना हो उनकी। क्योंकि ऐसा था कि वहाँ पे बच्चों का जो इंटरेस्ट था मेरी टीचिंग में वो बहुत ज़्यादा था। कुछ बच्चे तो सिर्फ ऐसे हुआ करते थे कि वो सिर्फ मेरे लेक्चर लेने के लिए ही आ रहे हैं। तो वहाँ से मेरी ये जर्नी शुरू हुई थी एकेडमिक्स की। फिर मैंने वहाँ गेट दिया और गेट में मेरी रैंक जो आपने बताई वो रैंक आई। फिर ये जर्नी शुरू हो गई वहाँ से। फिर तुम्हें मतलब टीचिंग का इंटरेस्ट आया कि ओके ये करियर है जिसमें प्रोसीड करना चाहिए। पहले इस पॉइंट पे हम थोड़े उन स्टूडेंट्स का हेल्प करते हैं जिनका गेट में रैंक उतना अच्छा नहीं आने वाला, ठीक है? क्योंकि तुम्हारा जो 6000 रैंक आया है, तुम्हें भी पता है, हमें भी पता है, लेकिन उसके थ्रू तुम्हें एक करियर का स्टार्टिंग मिला, है ना? तुमने NIT ज्वाइन किया। तो तुम ये बता दो कि ये जो रैंक था तुम्हारा 2019 गेट में था, जो कि बहुत पुराना नहीं है, तो बता दो कि व्हाट आर दी ऑप्शंस विद अ रैंक लाइक दिस। मैं बता दूं बाकी स्ट्रीम्स के लिए कि ये गेट स्कोर 563 था इसका, है ना? तो अब बता दो कि क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं। एक्चुअली अब ये तो मुझे पहले से पता था कि PSU तो कोई मतलब नहीं है है ना? तो अब ऑप्शंस थे IITs एंड NITs।
तो एक चीज़ होती थी NITs में कि उसके लिए सिर्फ एक ही फॉर्म फिल करना पड़ता है, CCMT आपको फिल करना होता है। सारी NITs उसी से पोस्ट को अपने को रिक्रूट कर लेते हैं। लेकिन IITs में ऐसा नहीं होता है। IITs में आपको हर IIT का अलग अलग फॉर्म फिल करना पड़ेगा। उस टाइम कोविड नहीं था तो आपको हर जगह इंटरव्यू देना होता था। तो मैंने कुछ IITs का फॉर्म फिल किया और रैंडमली मुझे सिर्फ ऐसा लग रहा था कि मुझे सिर्फ IIT का टैग चाहिए। तो मैंने किसी भी ब्रांच में फिल कर रहा था, मतलब मटेरियल साइंस में मैं फिल करने लगा या जो मेरे डोमेन की चीज़ें नहीं हैं उनमें भी मैंने फिल किया। इंटरडिसिप्लिनरी ब्रांचेस जो होती हैं उनमें भी फिल किया। तो कोर ब्रांच में मैंने किसी में फिल नहीं किया क्योंकि मुझे पता था कि मुझे कोर ब्रांच कहीं मिलनी नहीं है। क्योंकि इलेक्ट्रिकल ब्रांच में ऐसा है कि कोर ब्रांचेस बहुत जल्दी फिल हो जाती हैं। तो इसलिए मैंने सिर्फ इंटरडिसिप्लिनरी मैंने ट्राई किया और मुझे मैक्सिमम IIT से कॉल भी आ गया। अच्छा, मतलब मुझे IIT बॉम्बे से मुझे कॉल आया, मुझे IIT तिरुपति, जितनी भी न्यू IITs हैं उनसे तो था ही था। ये MTech के लिए आया कि MS के लिए आया? 3 ईयर प्रोग्राम के लिए? ये MTech के लिए मेरे पास 2 ईयर प्रोग्राम के लिए? 2 ईयर प्रोग्राम के लिए, क्योंकि एक तो इंटरडिसिप्लिनरी में था, मैंने कोर फिल ही नहीं किया था, अपनी पता था मुझे मिलना ही नहीं है। तो मुझे कॉल हर जगह से आया। तो ऐसा लग रहा था वैसे मुझे कि शायद मुझे IIT से तो कॉल नहीं आएगा, लेकिन IIT BHU हो गया, IIT बॉम्बे हो गया, उधर तिरुपति हो गया, तो मुझे काफ़ी IIT से कॉल आया। सिर्फ एक IIT था जिससे मुझे कॉल नहीं आया था, वो था IIT मद्रास। अच्छा। और बाकी मुझे मैक्सिमम IIT से कॉल आ गया था। तो ऐसा नहीं कि अपॉर्चुनिटी नहीं है उसके बाद। किस चीज़ के लिए कॉल आया था? इंटरव्यू के लिए आया था कि डायरेक्ट? सिर्फ इंटरव्यू के लिए। ओके। क्योंकि इंटरव्यू होता है ना, उनमें MTech के लिए वो इंटरव्यू लेते हैं पहले, वहाँ पे जाके आपको इंटरव्यू देना होता है। श्योर हो तुम? क्योंकि MTech के लिए जनरली डायरेक्ट एनरोलिंग होता है ना? नहीं, वहाँ इंटरव्यू होता है, हमेशा से इंटरव्यू होता है। ओके, मतलब हो सकता है स्ट्रीम वाइज डिफरेंट हो, लेकिन जहाँ तक मैकेनिकल का बात है, अगर तुम टॉप के फील्ड्स को देखो तो वो बस रैंक देख के एडमिट कर लेते हैं। तो ये 2 इयर्स प्रोग्राम था और MTech का प्रोग्राम था। ओके, ठीक है। उसके लिए तुम्हारा किसी में शायद हो सकता है रिटन टेस्ट भी हो? हाँ, रिटन टेस्ट में था मेरा। तो मैक्सिमम रिटन टेस्ट था पहले। तो जैसे IIT बॉम्बे में मेरा था, तो उसमें मैंने CTARA जो एक वो है सब कोर्स है, मैंने उसके लिए एनरोल किया था। उसमें तो काफ़ी ज़्यादा बच्चे को बुलाते भी हैं। हाँ, ये मैंने भी सुना है। एक तो शायद 9000 या कुछ रैंक था, उसका भी हो गया था, उसने ज्वाइन भी कर लिया था। ये उसमें होता है ऐसा। तो मैंने ऐसे ही थोड़ा सा देखा था कि किस में मेरा नंबर आ सकता है। ओके, 1 मिनट रुक के उन सब ब्रांचेस जितना भी याद हो एक बार डिस्कस कर लो, क्या क्या तुमने फिल किया था, क्योंकि स्टूडेंट्स के लिए हेल्पफुल होगा। ओके, सो इन IIT बॉम्बे मैंने CTARA फिल किया था। इन IIT BHU मैंने फिल किया था मटेरियल साइंस। इन IIT तिरुपति मैंने फिल किया था क्योंकि वो न्यू IIT था, तो मैंने वहाँ पावर सिस्टम फिल किया। वहाँ पे रिटन टेस्ट भी हुआ था। और ये 3 का तो मुझे स्पेशल याद है अभी। बाकी शायद मैंने इंटरडिसिप्लिनरी में ही पूरा रहा है। कोई बात नहीं, बाद में याद आया तो तुम बता देना, स्क्रीन पे डाल दूंगा। ठीक है, बिल्कुल। ओके, फिर तुमने फाइनली IITs की तरफ नहीं देखा, साइमल्टेनियसली तुमने CCMT का भी फॉर्म भरा? CCMT फिल कर दिया था। ओके, CCMT का प्रोसीजर डिस्कस कर लो, किस तरह से होता है? ठीक है, तो CCMT में क्या होता है कि आपको सिंगल फॉर्म भरना है। ये सिंगल विंडो फॉर्म है आपको सारे NITs के लिए। तो आपको कुछ और भी कॉलेजेस होते हैं ना, सिर्फ NITs नहीं होते? सिर्फ NITs नहीं होते हैं, उसमें IIITs भी होते हैं और कुछ और कॉलेजेस भी हैं। उनके लिए इसमें आप एडमिशन ले सकते हैं इसी के थ्रू, CCMT के थ्रू ही। तो मैंने उसको फिल किया। उसमें क्या होता है कि आपको सिर्फ फिल करना है, आपको अपने कॉलेज और ब्रांच की प्रेफरेंस देनी है। और आपको जितनी प्रेफरेंस आप देना चाहते हैं उतनी प्रेफरेंस आप दे सकते हैं। मोर देन 100 प्रेफरेंस भी आप दे सकते हैं, जितनी अवेलेबल हैं आप फिल कर सकते हैं एक्चुअली। तो मैंने मतलब सारी ही जितनी थी मेरे पास, मैंने सबको फिल किया था। लेकिन मैंने कोशिश ये किया था कि मेरी पहली प्रायोरिटी रहे पावर सिस्टम, ना कि कोई सी NIT। तो मैंने ऐसा किया था, मान लीजिए जैसे NIT तिरची है वो फर्स्ट रैंक है, तो NIT तिरची हो गया तो NIT तिरची का पावर सिस्टम हो गया, या NIT सूरतकल पावर सिस्टम। ऐसे करके NIT कुरुक्षेत्र 10-15 तुम्हारे पावर सिस्टम ही होंगे, सिर्फ पावर सिस्टम हो गए। उसके बाद फिर 10-15 मेरे पावर इलेक्ट्रॉनिक्स हो गए, कुछ ऐसे करके रहा था। और मेरा मेन इंटरेस्ट पावर सिस्टम में ही था। पर तो मुझे पहले ही राउंड में मुझे NIT सिलचर मिल गया पावर सिस्टम के लिए। तो लेकिन मेरे यहाँ से थोड़ा सा दूर भी है वो काफ़ी। तो और उसमें हमारे पास एक ऑप्शन होता है कि आप चाहो तो इसको होल्ड कर सकते हो, ताकि आप अगले राउंड में
अपनी पोजीशन को। आपका हो सकता है कि दूसरा कॉलेज आपको मिल जाए या आप उसको लॉक कर सकते हो। तो मैंने उसको लॉक नहीं किया था। ये होल्ड और लॉक का क्या होता है? एक तो होता है कि तुम कुछ भी मत करो, है ना, क्योंकि मैंने भी CCMT भरा था। एक तो होता है कि तुम कुछ भी मत करो तो ऑटोमेटिकली नेक्स्ट राउंड में तुम्हें उसका बेटर देगा, यस, है ना। और दूसरा तुमने बताया होल्ड है, ठीक है, तो तुमने होल्ड कर दिया, उसका क्या मतलब होता है? तुम्हें बेटर भी मिल सकता है लेकिन ये तुम रख भी सकते हो अगर बेटर नहीं मिला तो। एक्चुअली पहला ऑप्शन होता है लॉक करने का, अगर आपको वही कॉलेज और वही ब्रांच चाहिए तो। सेकंड होल्ड इन द सेंस होता है फ्लोट करने का। फ्लोट में होता है कि आपको अगर आपने कोई मतलब स्टेप लिया है, उसको फ्लोट पे आपने क्लिक कर दिया कि आपको फ्लोट करना है, तो वो आपको मिल जाएगा। अदरवाइज वो फ्लोट में ही काउंट होगा अगर आपने कुछ भी नहीं किया है, तो अपना फ्लोट में चला जाएगा कि आप चाहते हैं कि आपको ये कॉलेज से कुछ बेटर मिले या इस ब्रांच से कुछ बेटर मिले, जो अपनी प्रेफरेंस है उसके हिसाब से। लेट अस से तुमने फर्स्ट राउंड में NIT सिलचर को वो कर दिया, क्या बोलते हैं उसे, होल्ड कर दिया, ठीक है। तो तुम्हें सेकेंड राउंड में NIT सिलचर से बेटर, अगर तुम्हारा प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग है NIT कुरुक्षेत्र, तो वो अगर तुम्हें मिल रहा है तो अब वो हट जाएगा और दैट विल बिकम कि तुम जिसे लॉक कर सकते हो। यस, यस। अब आप पहली पे नहीं जा सकते हैं। अच्छा, अब मैं वापस NIT सिलचर में नहीं जा सकते। हाँ, अगर मैंने उसको फ्लोट करा दिया था पहले, तो वापस से पहली पे नहीं जा सकते हैं। और लॉक तो ये हो गया कि मतलब मैंने ले ही लिया, फिर तुम्हें नेक्स्ट देगा ही नहीं, है ना। ऐसा ही। अच्छा, एक चीज़ बताओ, फिर थर्ड राउंड भी होता है ऐसा? कुछ मेरे दोस्तों के साथ हुआ है कि पहले राउंड में उसने कुछ नहीं किया, सेकेंड राउंड में उसने कुछ नहीं किया और थर्ड राउंड में उसे कुछ मिला ही नहीं। अब उसके पास कुछ भी नहीं है। तो इसके लिए हमें वो करना पड़ता है क्या? इसके लिए हमें वो क्या था लॉक के अलावा सेकंड वाला? फ्लोट। ओके, इसके लिए हमें होल्ड भी बोलते हैं क्या इसे? मतलब होल्ड और फ्लोट जो है वो सेम सा है। हाँ ठीक है, मान होल्ड, ठीक है। तो इसके लिए हमें होल्ड करना ज़रूरी होता है, नहीं तो वो भी चला जाएगा। हाँ, वरना वो बेटर नहीं है तो, है ना। बिल्कुल चला जाएगा। ओके, तो ऐसा बहुत बार होता है। हाँ, एटलीस्ट तुम उसे होल्ड कर लो, है ना। ठीक, ओके, ठीक है। तो मुझे उसके बाद NIT कुरुक्षेत्र मिल गया था सेकेंड राउंड में। ओके। डिस्टेंस मेरे यहाँ से और NIT कुरुक्षेत्र की वो 150 किलोमीटर्स के आसपास है। तो मेरी फैमिली भी और मैं भी उसके लिए काफ़ी मतलब था कि यहाँ पास में ही है तो इसको कर लेना चाहिए। तो फिर मैंने उसको लॉक कर लिया था। ओके। फिर मैं थर्ड राउंड में नहीं गया था। उसके बाद वैसे कॉलेज के अंदर भी होता है, इंटर कॉलेज में भी अगर आप जाते हैं तो वहाँ पे भी आप ब्रांच चेंज कर सकते हैं। लेकिन वो फिर कॉलेज टू कॉलेज उसमें डिपेंड करता है। वहाँ पे अगर कोई सीट खाली होती है तो आप जा सकते हैं वो। लेकिन मुझे पार सिस्टम मिल गया था और NIT कुरुक्षेत्र मिल गया था, तो मेरे लिए कुछ चाहिए नहीं था मुझे कुछ और, तो बस यही था। ओके, तो ठीक है, ये सब तो क्लियर हो गया। अब तुमने 2 साल MTech कर रखा है वहाँ पे, तो आई डोंट थिंक एनीवन वुड बी बेटर इन एक्सप्लेनिंग कि कैसा MTech होता है एंड व्हाट आर द फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स, है ना। तो तुम्हें इंटरेस्ट है पावर सिस्टम्स पढ़ने में। तुम जब वहाँ पे गए तो तुम्हें पढ़ाने का स्टैंडर्ड कैसा लगा वहाँ पे, या फिर इन जनरल प्रोजेक्ट्स या एजुकेशन या प्रोग्राम का स्टैंडर्ड? आशीष, एक्चुअली था क्या कि मैं एक बहुत प्राइवेट कॉलेज से निकला हुआ था जहाँ पे टीचर्स तक नहीं होते थे ढंग से। फ्रैंकली स्पीकिंग, वहाँ ढंग के टीचर तक नहीं होते थे। तो हमारे लिए NIT का लेवल बहुत ऊपर था। वहाँ का जो चीज़ें हमने देखी हैं, वहाँ पे जो चीज़ें हमने एक्सपीरियंस किया है वो बहुत ऊपर था, नो डाउट। वहाँ पे जाके मुझे फील होता था कि अगर आपका कॉलेज होना चाहिए तो कुछ ऐसा होना चाहिए, वरना आपका कॉलेज ही नहीं हो। क्योंकि आप क्या कर रहे हैं, आप अपने आप को आपने BTech कर लिया किसी प्राइवेट कॉलेज से, आपके पास स्किल्स नहीं है, कुछ नहीं है, तो आप बिना फालतू में बस बेरोजगारी वाला जो एक आंकड़ा होता है उसको बढ़ा रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। तो इसलिए एटलीस्ट ये होना चाहिए कि आपका कॉलेज अच्छा होना चाहिए। तो वहाँ पे जाके हमें इस बात को थोड़ा सा हमने फील किया। वहाँ पे जो टीचिंग का लेवल था नो डाउट वो बहुत अच्छा था, क्योंकि कंपैरेटिवली मैं देख रहा हूँ ना अभी मैं अपने कॉलेज से, अब जैसे मैं अब IIT में हूँ तो मुझे वो थोड़ा सा इससे कम लगता है। लेकिन अपने लेवल से मुझे उसने बहुत ज़्यादा लगता था, क्योंकि वहाँ पे जो प्रोफेसर्स हैं वो कुछ IIT से ही हैं, जो IIT से जिन्होंने PhD किया हुआ है, या कुछ प्रोफेसर्स ऐसे हैं जिनको IIT से कॉल तक आ चुका है लेकिन वो जाना नहीं चाहते हैं क्योंकि उनका होम टाउन वो है। तो हमारे यहाँ पे एक प्रोफेसर थे, इस टाइम वो HOD भी हैं, तो उन्होंने बहुत सपोर्ट भी किया था मुझे हमेशा से। और तो उनका टीचिंग और मतलब वो हम तो जो दोस्त होते थे हम उनको बोलते थे वो ब्रह्मा होता है ना, उनके पास सारा ज्ञान है। तो उस कैटेगरी के वहाँ पे लोग हमें मिले। और बस मतलब टीचिंग का या जो पढ़ाई का, लैब्स का, वहाँ एक्सपोजर बहुत अच्छा था।
ओके। अगर आप एक्सपोजर देखेंगे कोई बाहर का, कि मान लीजिए आपका MOU साइन है किसी और यूनिवर्सिटीज़ के साथ, आप चाहते हैं कि कोई कोर्स आप बाहर से करें, इसका थोड़ा सा अभी मुझे लगता है कि NIT कुरुक्षेत्र में अभी थोड़ा सा ये कम है, स्पेशली इन पावर सिस्टम, इन इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट थोड़ा सा कम है। तो ये मेरी NIT का था। प्लेसमेंट्स कैसा है? प्लेसमेंट्स का कोई सीन है? हाँ, प्लेसमेंट का भी सीन है एक्चुअली। वहाँ पे ना मुझे एक चीज़ फील होती है कि अभी तक हम पे जो एक बेसिक नॉलेज होती है, क्योंकि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में एक सॉफ्टवेयर है जिसका नाम मैटलैब, आप भी शायद सुना होगा उसको। तो मैटलैब सॉफ्टवेयर हर बच्चे को नॉर्मली आता है जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में वहाँ पहुँचे हुए हैं। लेकिन मैं ऐसे कॉलेज से था जहाँ पे मैटलैब था ही नहीं, क्योंकि वो परचेज करना होता है, इतना बड़ा कॉलेज नहीं था। तो वहाँ पे मैटलैब हमने बिल्कुल नहीं सीखा, हम पे था क्योंकि था नहीं, हम सीख नहीं पाए उसको। तो वहाँ पे हमें फील हुआ कि यार हमारे पास कुछ भी नहीं है, ये अपने आप को एज देने के लिए कुछ भी नहीं है। क्योंकि हम वहाँ पे क्राइटेरिया हुआ करता था कि आपको 2 रिसर्च पेपर पब्लिश करना है टू कंप्लीट योर एमटेक। NIT कुरुक्षेत्र 2 कॉन्फ्रेंस पेपर्स आपको पब्लिश करने होता है। अगर आप एक जर्नल करते हैं तो आपको 10 CGPA मिलेगा, अगर आप दो कॉन्फ्रेंस करते हैं तो आपको 9 CGPA मिलेगा, अगर आप एक कॉन्फ्रेंस करते हैं तो आपको 7 CGPA मिलेगा, और अगर आप कुछ भी नहीं करते हैं तो आपको 6 CGPA मिलेगा। अच्छा, लेकिन पास तो हो जाओगे। पास हो जाओगे, लेकिन वो आपका पूरा सब कुछ नीचे गिरा देगा। तो क्योंकि आपने जितना भी अर्न किया पहले 3 सेमेस्टर में, उसको बहुत नीचे ले आएगा वो। तुम्हें क्या कोई आइडिया है कि ये बाकी NITs के लिए भी कंपलसरी है कि बस कुरुक्षेत्र में ही ऐसा है? नहीं, ये मुझे मेरे कुछ एक फ्रेंड NIT गोवा से भी था, मेरा एक फ्रेंड NIT तिरची में भी है। तो वहाँ पे क्या है ना कि फोकस है कि आपको करना है। ओके। और वहाँ पे जो प्रोफेसर्स हैं वो आपको पुश भी करते हैं, इवन वो आपको कहीं ना कहीं डराते भी हैं कि आपकी एमटेक मैं एक्सटेंड कर दूंगा अगर आपने काम नहीं किया है तो। लेकिन एट द एंड बस आपको कम चीज़ें पे दे के वो छोड़ देते हैं। ओके, तो 2 रिसर्च पेपर पब्लिश करना तो देखा जाए तो बड़ा बात ही है। हाँ, बड़ी बात थी। और ये तुम्हें एक सेमेस्टर में करना है क्या बस? ये हमें दो सेमेस्टर में करने होते हैं, मतलब सेकेंड ईयर पूरा इसी के लिए डिवोट होता है। ओके, तो जैसे कोई भी रिसर्च पेपर तो कोई बहुत अच्छे जर्नल्स में ही लेते होंगे, अगर NIT है तो वो ऐसे वैसे पेड जर्नल्स को तो कंसिडर भी नहीं करेंगे, है ना? तो जैसे एग्जांपल दो, कौन कौन से जर्नल्स में पब्लिश कर सकते हो वहाँ पे? आप SCI इंडेक्स का अगर कोई भी जर्नल है या स्कोपस इंडेक्स कोई भी जर्नल है तो इनको ही प्रायोरिटी दी जाती है। उसमें भी उनका H इंडेक्स क्या है या उनके जो और पैरामीटर्स होते हैं उनको, क्योंकि वहाँ के जो लोग हैं वो इसमें एक्सपर्ट हैं। तो आपका पेपर कि आप किस जर्नल में पब्लिश कर रहे हैं उसको देखते ही या तो कैंसिल कर देंगे उसको, क्योंकि हमारे HOD ऐसे ही थे। तो वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट थे अपने रूल्स को लेके। तो वो सिर्फ जर्नल का नाम देख के उसका H इंडेक्स देख के वो पेपर को रिजेक्ट कर देते थे। ओके। और कि एमटेक इसका एक्सटेंड कर दो, वो उस कैटेगरी के मतलब थे। ओके। तो उनका तो मतलब एक ऐसा भी था, सॉरी मैं बस एक बार बोल रहा हूँ। बोलो। उसमें उनका ना ऐसा था कि वो खुद HOD थे। हाँ। तो वो ना अपनी, अगर वो लेट आए हैं अपने कॉलेज में तो खुद से ऑफिस में जाके अपनी हाफ डे फिल कर देते थे। वो इतने रूल्स के पक्के थे। नाम बताओ यार इंसान का, उन्हें फेमस होना जरूरी है। सही बात है। क्या नाम क्या है नाम? वो LM सैनी सर। ओके, LM सैनी, ललित मोहन सैनी। अगर तुम्हें लेजिट वे में पेपर पब्लिश करना है तो आई थिंक उसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही होता है कि ये टाइम लेता है, कभी कभी साल भी ले लेता है, है ना? क्योंकि वो कभी कभी रिव्यू में जाता है ना? यस। लेकिन आई थिंक वहाँ पे अगर सभी कर रहा है तो लोगों को आइडिया होगा कि कौन से में कितना टाइम लगेगा, किस तरह से करना है तुम्हें, ठीक है? लेकिन अच्छा बात तो है बहुत, अगर तुम मास्टर्स कर रहे हो तो यू शुड हैव सम रिसर्च एक्सपीरियंस, और मुझे लगता है ये बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगा अगर तुम अच्छा PhD करना चाहते हो फ्यूचर में। तो इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। प्लेसमेंट्स के बारे में बता दो, किस लेवल का प्लेसमेंट है कुरुक्षेत्र में? प्लेसमेंट आशीष ऐसा है कि अगर आपके पास कुछ एज है, चाहे वो किसी भी सॉफ्टवेयर का हो या किसी भी लैंग्वेज का हो, तो आपको प्लेसमेंट मिलना ईजी है। होता ऐसा है कि मतलब जो प्लेसमेंट वाला स्टाफ है वो क्या करता है कि वो प्रायोरिटी देते हैं बीटेक को पहले। लेकिन अगर हर एमटेक की ब्रांच से एक लड़के को चुना जाता है कि वो कंपनीज को अपने यहाँ बुला के लेके आए, या जो कंपनीज आ रही हैं उनसे बात करें कि आप एमटेक को भी कंसीडर करो। तो हमारे यहाँ से भी एक लड़के को ऐसे चुना गया था। तो सब कुछ उनके ऊपर डिपेंड करता है फिर कि आपके यहाँ कितनी कंपनियाँ आ रही हैं, उस लड़के के ऊपर सब कुछ डिपेंड करेगा। तो प्लेसमेंट कोऑर्डिनेटर उसको बोलते हैं।
तो अगर प्लेसमेंट कोऑर्डिनेटर चाहेगा तो वो प्लेस करा देगा सबको, और अगर वो थोड़ा सा ढीला पड़ गया या वो उसकी अप्रोच इतनी अच्छी नहीं रही है तो फिर वो खुद भी प्लेस नहीं होगा, बाकी को तो छोड़ो, खुद भी नहीं होगा। ओके तो जैसे तुम्हारे बैच में कितने स्टूडेंट्स थे और उसमें से कितने का सिलेक्शन हुआ इलेक्ट्रिकल में अगर हम बात करें तो? मेरे यहाँ पे जो स्टूडेंट थे टोटल 24 के आसपास थे मेरे बैच में। और हमारे यहाँ पे ना एक चीज़ होती थी कि यहाँ प्री प्लेसमेंट ऑफर्स मिलते थे। तो मतलब मेन प्लेसमेंट आपको नहीं मिलेगी, वो काफ़ी लेट आती थी कंपनी एक्चुअली। तो पहले प्री प्लेसमेंट ऑफर्स मिलते थे कि आपका 1 साल की इंटर्नशिप है या 1 साल तक आपको काम करना है या 6 महीने आपको काम करना है, देन वो आपको प्लेसमेंट ऑफर करेंगे, परमानेंट पोजीशन ऑफर करेंगे। तो इसमें हमारे यहाँ के काफ़ी बच्चे, मेरे ख्याल से 11-12 बच्चे तो काफ़ी अच्छी अच्छी कंपनीज में प्लेस हुए हैं, जिसमें इसका नाम बताओ एग्जाम्पल। हाँ, जैसे फिलिप्स हो गई, या मेरा खुद का कमिंस इंडिया में हुआ था। कमिंस इंडिया पावर सिस्टम के लिए, पावर जन पुणे पुणे के लिए। उसके बाद उसकी पूरी एक स्टोरी है, वो बताऊंगा मैं आपको। तो कमिंस इंडिया में हुआ था मेरा GI GE जो है जनरल इलेक्ट्रिक्स, उसमें तो काफ़ी अच्छी अच्छी भारी कंपनी में प्लेसमेंट हो रहा है। हाँ, लोगों को पता ही नहीं है। सही में होता है, क्योंकि कंपनियां होती हैं ऐसी कि उनको पता है कि यार कहीं ना कहीं आप NIT में हैं तो बाकियों से तो अच्छे ही हैं, जो और नीचे वाले हैं उनसे तो अच्छे ही हैं। और बाकी इंटरव्यू उनका अपने लेवल का होता है। तो हमारे यहाँ पे एक फीमेल कैंडिडेट थी, उसका GE में उसका हुआ था। कुछ और भी थे काफ़ी, मतलब कुछ और कंपनियाँ भी थी, उनका भी सिलेक्शन काफ़ी कंपनी में हुआ। लेकिन इनमें एक कॉमन बात थी सब में, कि सबके पास कोई ना कोई एक स्किल ऐसी थी जो बाकियों में नहीं थी। और वो स्किल मैक्सिमम केस में प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है। अब या तो पाइथन किसी के पास है, या किसी के पास C है, या C++ है किसी के पास, तो मैक्सिमम केस में उनको प्रायोरिटी पहले मिल जाती है। तुम्हारे पास क्या था? मैटलैब? अब मेरे पास उस टाइम कुछ नहीं था, लेकिन क्योंकि कमिंस इंडिया क्या है कि उसको जनरेटर्स बनाती है, तो उसको ऑन ग्राउंड वाली चीज़ें चाहिए थी, मतलब मैन्युफैक्चरिंग था उनका क्योंकि। तो मेरा प्लेसमेंट हो गया था। तो उन्होंने मुझसे, ये स्टोरी मैं आपको बताता हूँ अभी। तो मेरा प्लेसमेंट हो गया, उन्होंने मुझसे डॉक्यूमेंट्स मांगे अपने आगे की प्रोसीडिंग्स के लिए, जिसमें मेरा अकाउंट वगैरह खुलवाना था, और बहुत जो जितनी चीज़ें होती हैं उन सब के लिए उन्होंने मुझसे डॉक्यूमेंट मांगे। तो मेरी 10th 12th B.Tech और M.Tech का मुझे सब कुछ देना था। तो मैंने सब कुछ फिल कर दिया, सब कुछ मैंने वहाँ पे दे दिया। उसके बाद मेरे पास 2 दिन बाद HR का कॉल आता है कि मनीष आपकी 12th में तो 59% है। लग ही रहा था। तो मैंने कहा यस सर, मेरी 59% है। मैंने जब गूगल फॉर्म फिल किया था उसमें मैंने फिल कर दिया था उसको वैसे। तो बोले मनीष एक्चुअली क्या होता है कि हम इतना ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं, मतलब गूगल फॉर्म पे ज़्यादा हम ध्यान नहीं दिया होगा, काम नहीं करते अपना ठीक से। तो मतलब इनडायरेक्टली वो ऐसे ही कहना चाह रहा था शायद। तो उसके बाद उन्होंने बोला कि हमारे यहाँ का ये रूल है कि हमें थ्रू आउट 60% चाहिए। मैंने कहा सर आपने इंटरव्यू लिया है मेरा, 3 स्टेज का इंटरव्यू हुआ है मेरा, उसके बाद आपने मुझे लिया है। बोले मनीष जो रूल्स हैं वो रूल्स हैं, अगर मेरे भी 60% नहीं होते तो मैं भी शायद आज HR नहीं होता यहाँ पे। इनका ये भी सही कह रहे हैं, आप नहीं होते तो। इनका यार ये भी सही कह रहे हैं वैसे। तो मैंने कहा सर आप आपको जो ठीक लगे आप वो कर लीजिए। तो अगले ही 5 मिनट में उन्होंने मेल डाला सबको कि हम इस कैंडिडेट के साथ आगे प्रोसीड नहीं कर रहे हैं। तो इसके बाद जो वेटिंग लिस्ट में एक लड़का है हम उसको सेलेक्ट करते हैं। उसका नाम था, वो NIT गोवा से उसका B.Tech था वैसे। अच्छा। NIT गोवा से उसका B.Tech था। मतलब इंटर कॉलेजेस इनका रिक्रूटमेंट था क्या? नहीं, NIT गोवा से उसका B.Tech था लड़के का, लेकिन उसका M.Tech NIT कुरुक्षेत्र से चल रहा था। हाँ, तो उसने उनका सिलेक्शन, उस लड़के का उसका सिलेक्शन हो गया था। तो वो 12th वाला जो पाप था मेरा वो यहाँ पे आके है। बहुत लोग पूछते हैं कि मेरा 12 में कम नंबर है तो क्या इफेक्ट करेगा? बिल्कुल करेगा, बिल्कुल करेगा। क्योंकि मुझे लगता है ना जितनी कंपनियां थी उनमें से मैं सिर्फ 5% कंपनियों के फॉर्म फिल कर पाया था। क्योंकि हर एक में क्राइटेरिया पहले से यही होता है कि आपको 60% थ्रू आउट होना ही चाहिए। तो ये तो अगर हो जाता तो ज्वाइन कर लेते तुम? हाँ, अगर मैं हो जाता तो मैं ज्वाइन कर लेता शायद। तो फिर तुमने PhD की तरफ देखा अपना रास्ता? फिर मैंने जब वहाँ पे दिख रहा था कि वहाँ पे कुछ है ही नहीं, और मैंने M.Tech भी ज्वाइन कहीं ना कहीं एकेडमिक्स के वजह से ही किया था।
और वहाँ पे ना एक मेरे साथ इंसिडेंट हुआ था एक्चुअली। जो मेरे एचओडी सर थे वो चेंज हो गए थे उस टाइम तक, तो उन्होंने मुझे सेमिनार्स होती थी हमारी, हमें प्रेजेंटेशन देना होता था, तो वहाँ प्रेजेंटेशन दे रहा था मैं, तो उन्होंने मुझसे बोला था बाद में प्रेजेंटेशन के बाद कि मनीष तुम्हारी टीचिंग स्किल्स अच्छी हैं। और वो आईआईटी कानपुर से थे और मतलब बहुत बेहतरीन टीचर जिसको मैंने माना है उन्हें आज तक। उन्होंने मुझसे बोला कि मनीष तुम्हारी टीचिंग स्किल्स अच्छी हैं, आई थिंक यू शुड गो विद दिस ओनली, ये करियर आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, बाकी आपकी अपनी मर्जी है। तो एक वो बहुत बड़ा मोटिवेशन था कि यार शायद कुछ मैंने पहले फील किया हुआ था, जो पहले स्टूडेंट रहे हैं मेरे, वो उनसे कांटेक्ट आज भी है, वो आज भी इतनी रिस्पेक्ट देते हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो वजह रही होगी। तो इसलिए फिर मैं देख रहा हूँ अभी पॉडकास्ट भी काफ़ी इंटरेस्टिंग जा रहा है आधे घंटे से, वो तो मैं समझ सकता हूँ क्या वजह रही होगी। तो है ना, ऐसे ही कुछ रहा होगा। तो एक चीज़, हम अभी तुम्हारे पीएचडी में घुसने ही वाले हैं कि तुमने कैसे किया, क्यों किया, वो तो पता ही है, लेकिन एक चीज़ बता दो, तुमने पहले तो मुझे ये बताओ कि ये जो प्लेसमेंट का तुमने जो नंबर्स बताया, ये सिर्फ इलेक्ट्रिकल में ही है कि मैकेनिकल, सिविल, सब में हम सिमिलर नंबर्स ही देखते हैं एक एनआईटी में? वैसे हम बोल सकते हैं एनआईटी कुरुक्षेत्र इज, यू कैन से, बी लेवल एनआईटी, टॉप पे तुम्हारे त्रिची वारंगल कालीकट आएंगे जो वेल रिनाउंड है। देन आई थिंक सूरतकल, कुरुक्षेत्र, इन सब का नाम आएगा, मे बी जमशेदपुर, समथिंग लाइक दैट। ठीक है, तो ये जो तुमने नंबर्स बताएं, ये सिर्फ इलेक्ट्रिकल के हैं कि यू सी सिमिलर नंबर्स इन मैकेनिकल, सिविल, मे बी इलेक्ट्रॉनिक्स, समथिंग लाइक दैट? इन आई थिंक इन सीएस डोमेन प्लेसमेंट्स बहुत अच्छे हैं। वो ऑब्वियसली हर कॉलेज में उसके उनके अच्छे होते हैं। वो तो उन्हें भी पता होता है, जो उन्हें पता होता है कि एनआईटी में भी अच्छे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन उसके बाद आते हैं मेन कोर ब्रांचेस जो हैं, मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल्स, ऐसी ब्रांचेस जो हैं, या इलेक्ट्रॉनिक्स भी हो गई उसमें। तो इलेक्ट्रॉनिक्स को इन बाकी 3 ब्रांचेस से थोड़ी सी ऊपर हैं प्लेसमेंट के रिगार्ड्स में। अगर आप देखेंगे तो इलेक्ट्रॉनिक्स में थोड़ी सी प्लेसमेंट ज़्यादा है बाकी कंपनी के मुकाबले। बाकी जो ब्रांचेस हैं, इलेक्ट्रिकल हो गई या मैकेनिकल हो गई, ये सेम लेवल पे हैं प्लेसमेंट के में, और सिविल इनसे भी नीचे है। ओके, तो थोड़ा सा ऐसा, क्योंकि सिविल में काम ऐसा होता है ना कि वो कॉन्ट्रैक्टर करते हैं एक्चुअली, और कॉन्ट्रैक्टर इतने बड़े नहीं होते हैं कि वो किसी कॉलेज जाकर रिक्रूट करें। तो इस वजह से मुझे लगता है कि वहाँ पे प्लेसमेंट्स का थोड़ा सा ऐसा होता है। मतलब मुझे लगता है ऐसे कॉलेज में अगर तुम ट्राई करोगे और एफर्ट दोगे तो प्लेस हो जाओगे। बिल्कुल, अगर नहीं करोगे तो फिर तो कुछ नहीं कर सकते। और इसी से रिलेटेड मुझे ये पूछना था कि जैसे तुम वहाँ 2 साल रहे हो, तो काफ़ी लोग एनआईटी ये भी सोच के जाते हैं कि मैं गेट का तैयारी करूँगा फिर से, है ना? बिल्कुल। तो उन्हें इफेक्ट पड़ता है कि शायद उनका प्लेसमेंट ना हो पाए क्योंकि उनका सेमेस्टर का मार्क्स वार्क्स कम होने लगेगा, प्रोजेक्ट भी नहीं कर पाएंगे, रिसर्च पेपर भी पब्लिश करना है, तो वो अगर उस पर एफर्ट देंगे तो ये गोल होने लगेगा और उनका प्लेसमेंट भी नहीं होगा। हाँ, ऐसा बहुत होता है। मतलब मुझे ऐसा लगता है ना कि मेरे ख्याल से एमटेक मैक्सिमम बच्चे, कुछ ही बच्चे ऐसे होते हैं, कुछ ही स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो बाई इंटरेस्ट जा रहे हैं। मैक्सिमम स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनको सिर्फ ये होता है कि यार मेरी कम से कम साल बचेगी, मैं अगर ड्रॉप लेके काम करूँगा तो। तो वो किसी एनआईटी को ज्वाइन कर लेते हैं, किसी आईआईटी को एज अ पार्किंग स्पेस यूज़ कर लेते हैं। ये वर्ड आईआईटी का दिया हुआ है वैसे, पार्किंग स्पेस, करेक्ट, ऐसा पार्किंग स्पेस की तरह यूज़ कर लेते हैं, पहली बार मिला है। हाँ। तो अब उसमें क्या होता है कि कुछ आईआईटीज़ ऐसी हैं कि मैक्सिमम आईआईटीज़ में आप प्रिपरेशन नहीं कर सकते हैं, वहाँ का थोड़ा सा प्रेशर ऐसा होता है कि आप मैक्सिमम तैयारी नहीं कर सकते हैं। हाँ, मैंने सुना है कि वो बिल्कुल उसी दिन टीए लगाएंगे जिस दिन तुम्हारा बिल्कुल बिल्कुल वो मतलब वेल प्लान्ड है, उन्हें सब कुछ पता है कि हमें कब क्या करना है। हाँ। तो वो ऐसा करते हैं। इसके अलावा क्या होता है, एनआईटीज़ में लोग जो स्टूडेंट जाते हैं, जो अगर टॉप जो एनआईटीज़ हैं, एनआईटी तिरची हो गई, सूरतकल हो गई, ये सब जो एनआईटीज़ हैं, इनमें क्या होता है कि इनमें भी आपको रिसर्च पे काम करना है या अपने एकेडमिक्स पे ज़्यादा ध्यान देना है। आप वहाँ पे तैयारी नहीं कर सकते हैं। क्योंकि मेरे एक फ्रेंड का फ्रेंड था जो कि एनआईटी तिरची से था। उसने प्लान तो ये किया था कि मुझे गेट की प्रिपरेशन करनी है आगे के लिए, लेकिन वहाँ पे जाके उसको प्रिपरेशन ड्रॉप करनी पड़ गई थी। ऐसा हिसाब था वहाँ पे। नहीं, वो तो मैंने सुना है, वो टॉप के 3 जो है बहुत ज़्यादा ही खटाते हैं। बिल्कुल सही, प्लेसमेंट्स भी अच्छा है लेकिन वो मेहनत भी बहुत मेहनत कराते हैं। इसलिए उनकी एनआईआरएफ रेटिंग अगर आप देखेंगे तो वो कुछ आईआईटी से भी ऊपर है। एनआईटी तिरची को आप देखेंगे तो बहुत सारी आईआईटी से ऊपर उसकी रैंकिंग आती है हमेशा। तो उसी लेवल का उसमें काम भी है। लेकिन जो बाकी की एनआईटीज़ हैं, जो टीयर 2 की अगर आप एनआईटीज़ मानेंगे, तो उनमें क्या होता है कि आप बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं होता, और मैक्सिमम स्टूडेंट जो आते हैं वो इस बात का पहले से फीडबैक ले लेते हैं
कि मुझे कौन सी एनआईटी में तैयारी करने का मौका मिलेगा। और इस मामले में एनआईटी कुरुक्षेत्र जो है वो बहुत बेहतरीन है। आपको ऐसा प्रेशर नहीं मिलेगा किसी भी चीज़ के लिए, और आप अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। और मैक्सिमम मेरी क्लास के स्टूडेंट जो थे वो इसी उद्देश्य से आए थे, उन्होंने यही करना था। अब जैसे आपने बोला कि उनका जो रिसर्च है वो सब चीज़ें थोड़ी सी अफेक्ट होती हैं, तो वो टारगेटेड होते हैं क्योंकि इंजीनियर्स हैं, तो सब चीज़ें उन्होंने ऐसी बना रखी हैं। तो क्या करते थे कि हमारा फैब में गेट हो जाएगा, फैब से लेके हमें जून तक का टाइम मिलेगा, हमें जो करना है रिसर्च वाला हम उस पीरियड में करेंगे। उससे मतलब दोनों पे ध्यान है, उन्हें भी पता है गेट भाई निकलेगा, सब कुछ नहीं सही निकलेगा कुछ नहीं पता, तो उस पे ध्यान दे दिया तब तक, और उसके बाद उन्होंने बाकी अपना कोर्स पे ध्यान दे दिया। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये बताओ कि मान लो ऐसे सिचुएशंस देखे होंगे जिन्होंने गेट का तैयारी पूरा जोर शोर से किया लेकिन हुआ नहीं, तो फिर वो फाइनली प्लेस हुए, ऐसा कोई एग्जांपल है? हाँ, सिर्फ एक है, एक लड़के का है। हाँ, बहुत कम है, क्योंकि उनका असल में वो प्राइवेट से अलग हट ही जाते हैं, कहीं ना कहीं ऐसा होता है ना, जो उसमें कर रहे होते हैं उसके लिए। और जैसा तुमने बोला कि एक्स्ट्रा कोई स्किल्स भी चाहिए, तो अब बिल्कुल प्राइवेट कॉलेज से ग्रेजुएट करके तो कुछ बहुत स्किल्स डेवलप करके आते नहीं है, तो उस पर भी टाइम देना होगा। और आई थिंक तुम्हारे कॉलेज में भी, जैसे IIT मद्रास का मुझे पता है, काफ़ी वर्कशॉप्स होते रहते हैं, अगर तुम्हें ये स्किल्स सीखना है तो शायद तुम्हारे कॉलेज में भी होता ही होगा वैसा कुछ कि सीख सकते हो। हाँ, वर्कशॉप्स टाइप का सीनियर। हाँ, वर्कशॉप्स काफ़ी होते थे, तो सीखना चाहो तो सीख सकते हो। और मैं क्या बोल रहा था, ऐसे भी कुछ एग्जांपल्स होंगे जिनका गेट का एग्ज़ाम बहुत अच्छा हो गया? बिल्कुल, ऐसे भी हो गए, कितने हैं ऐसे एग्जांपल्स? मेरे साथ में से दो स्टूडेंट ऐसे थे जिन्होंने गेट 2020 दिया। एक का रैंक 52 आया था, ऑल इंडिया रैंक 52 आया था, और एक का रैंक 506 आया था। ओके, फर्स्ट ईयर में? सेकंड ईयर में? जिसका 52 रैंक आया था वो सेकंड ईयर में था उस टाइम, जिसका 500 अप्रॉक्स आया था वो उस टाइम फर्स्ट ईयर में था। ओके, मतलब रिस्की तो है वैसे, रिस्की तो गेट का धंधा ही रिस्की है। हाँ। लेकिन बेटर आई थिंक, अगर मुझसे कोई पूछेगा अगर तुम्हें रिसर्च में इंटरेस्ट है तो भाई NIT ज्वाइन करो और अच्छा से पढ़ाई करो वहाँ पे, फिर तो तुम्हारा करियर वैसे भी डेवलप होने वाला है। अगर गवर्नमेंट से कुछ ऐसा प्रेम ना हो तो कुछ लोग कहें गवर्नमेंट ही चाहिए फिर तो तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, तुम्हें वही करना होगा, है ना? ऑब्वियसली। चलो ठीक है, ये सब तो हम क्लियर कर चुके हैं। एक बात ये है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस इन स्टाइपेंड ऑफ NIT एंड IIT, कि कितने पैसे हाथ में आते हैं तुम्हारे? ओके, सो एक्चुअली दिस स्टाइपेंड इज प्रोवाइडेड बाय MHRD ओनली, नो मैटर कि आप NIT से बिलोंग करते हैं या IIT से बिलोंग करते हैं। और उनका एक फिक्स क्राइटेरिया है कि अगर आपने गेट क्वालिफाई भी किया है, चाहे वो आपने रैंक 1 से किया हो चाहे 10,000 से किया हो, उससे मैटर नहीं करता, और आप अपनी M.Tech कंटिन्यू कर रहे हैं या अपनी कोई भी फर्दर स्टडीज़ में जाते हैं, तो आपको 12,400 आपको स्टाइपेंड मिलेगा पर मंथ। उसमें कोई डिडक्शन नहीं होता है, ये आपको इन हैंड आपको मिलता है, सबको ही मिलेगा। IIT NIT बराबर सबको? हाँ, बिल्कुल बराबर होता है। बस उसमें फ़र्क ऐसा हो जाता है कभी कभी कि अगर आप जैसे किसी IIT में हैं और आपको कोई प्रोजेक्ट मिल जाता है, मतलब किसी कंपनी ने आपको फंड कर दिया, स्पॉन्सर्ड प्रोजेक्ट कर दिया, जैसे टाटा बहुत बार करती है। IIT बॉम्बे में मेरे एक फ्रेंड हैं, तो उनको टाटा ने फंड किया हुआ था, तो उनकी M.Tech जो थी वो टाटा ने कराई थी सारी, तो उनकी जो फंडिंग थी वो MHRD से ना होके वो टाटा फंड कर रही थी, और उसमें जो स्टाइपेंड का डिफरेंस था मेरे ख्याल से 6,000 का डिफरेंस था सिर्फ, उनको 18,000 के कुछ मिलते थे, बस इतना था, बाकी सब कॉमन है। IITs में ज़्यादा प्रोजेक्ट हाथ में आता है तो योर चांसेस विल इंक्रीज। और व्हाट अबाउट फीस, IIT और NIT में क्या डिफरेंस है तुम्हें पता? हाँ, NITs में फ़ीस थोड़ी सी ज़्यादा है, थोड़ी सी इन द सेंस अगर कोई थोड़ा सा ऐसे बैकग्राउंड से बिलोंग करता है जो फाइनेंशियली स्टेबल नहीं है या थोड़ा सा वैसे है, तो उसको प्राइस डिफरेंस बहुत ज़्यादा मिलेगा, जो फीस का डिफरेंस है वो काफ़ी ज़्यादा मिलेगा। ओके, तो M.Tech में तो तुम्हारे सेमेस्टर के पहले तुम्हें ट्यूशन फीस देना पड़ता है? हाँ, बिल्कुल पहले देना पड़ता है। तो तुम जैसे फर्स्ट सेमेस्टर में जा रहे हो, तुमने कितने पैसे दिए? मैंने दिए थे शायद 65,000 समथिंग टोटल। 65,000 फॉर 1 सेमेस्टर। हाँ, 1 सेमेस्टर कितना मंथ का होता है 1 सेमेस्टर? वही 6 मंथ का, उसमें 6 मंथ मतलब हर महीने तुम्हें 12,400 मिलेंगे, और तुमने स्टार्टिंग में दे दिया 65, है ना? हाँ। तो पहला तो एक आता है कि तुम्हें वो कैपिटल चाहिए घुसने से पहले, है ना?
और उसके बाद तुम्हें मंथली जो भी मिलेगा वो तो तुम्हारे पॉकेट में है ना, तो तुम उसे किसी तरह से भी या तो लोन चुका लो हाँ या तो सही दोस्त से कर्ज लिया है उसे दे दो, या फिर जो भी है तुम्हारा उस हिसाब से क्या डिफरेंस कैलकुलेशन करे अगर तो कितना बनता है 6 महीने का? ये एक्चुअली ब्रेक इवन आता है बस, सिर्फ ब्रेक इवन नहीं हो पाता है, हाँ, और कुछ नहीं हो पाता है, क्योंकि आपको वहाँ पे रह के खाने का खर्चा भी करना है, ये तो सब फीस हो गई, इसके बाद खाने का खर्चा आपका सब कुछ अलग होता है, वो आपके डाइट के हिसाब से जुड़ता है। करेक्ट। तो आप ब्रेक इवन ही होता है, आप कुछ लेके नहीं जाते हैं वहाँ से। अच्छा, तो तुम्हें मेस और रहने का हॉस्टल का अलग से रहता है क्या, कि वो प्रोवाइड करते हैं? वो प्रोवाइड करते हैं एक्चुअली, और जो हॉस्टल चार्जेस हैं वो बहुत नॉमिनल होते हैं। जैसे मेरे यहाँ पे 6,000 थे, नहीं 3,000 थे फॉर 6 मंथ्स पर सेमेस्टर। तो वो नॉमिनल चार्जेस थे, लेकिन जो डाइट चार्जेस होते हैं, जो आप खाना खा रहे हैं, वो अलग से होते थे। वो हर महीने की डाइट कुछ अलग आती थी, कभी 100 रुपये पर डे आ रही है, कभी 90 आ रही है, कैलकुलेशंस होती थी उसकी, उसके हिसाब से आपकी। ओके, तो आईआईटी का तुम्हें आइडिया है कि उसमें कितना ट्यूशन फीस देना पड़ता है स्टार्टिंग में? हाँ, पर सेमेस्टर IITs में 35,000 टू 40,000 के अप्रॉक्स में आपको देना पड़ेगा मैक्सिमम IITs में। यही ज़्यादा डिफरेंस होता है, यही डिफरेंस है, हाँ। वो डबल का शायद मुझे लगता है 4-5 हज़ार पर मंथ कुछ बचा पाए, बिल्कुल बिल्कुल। ओके, चलो काफ़ी क्लियर कट आइडिया। ये तो मुझे कभी भी नहीं समझ में आया था कि एक्चुअली क्या होता है NIT। मतलब बात है कि मिलता बराबर है, देना कहीं ज़्यादा पड़ता है कहीं कम पड़ता है, ठीक है। चलो ये तो क्लियर हो गया। उसके बाद तुमने जब PhD करने का डिसीजन लिया और तुम्हें अब PhD के लिए देखना है, तो तुमने गेट का हेल्प नहीं लिया उसमें, कि गेट के स्कोर के थ्रू ही गए थे? एक्चुअली मैंने ना, मेरे पास गेट था और वो वैलिड गेट था उस टाइम तक भी। 19 वाला गेट भी मेरा वैलिड था और 20 वाला गेट भी मेरा वैलिड था। तो मैंने हर IIT में दोनों गेट फिल किए, नो मैटर उन्होंने उसको कंसिडर किया है नहीं किया है, मुझे इस बात से बहुत ज़्यादा वो नहीं रहा, लेकिन मैंने, क्योंकि उन्होंने ऑप्शन हमेशा दिया, मैंने हमेशा उसको फिल किया है। ओके, एक होता है कि अगर तुमने IIT से BTech किया है तो अगर तुम्हारा 8 CGPA से ऊपर है तो तुम MTech सीधा IIT से कर सकते, मतलब विदाउट गेट तुम अप्लाई कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। ऐसा कुछ प्रोविजन NIT के MTech के लिए नहीं है कि PhD तुम विदाउट गेट अप्लाई कर सकते हो? नहीं। हाँ, लेकिन ऐसा होगा कैसे, क्योंकि विदाउट उसके गेट के तुम पहुँचोगे भी नहीं और 2 साल में तुम्हारा कंप्लीट है, 3 साल के लिए वैलिड है। बिल्कुल ठीक है, तो मतलब अल्टीमेटली गेट, लेकिन गेट स्कोर मैटर तो करेगा, कुछ तो वेटेज होगा ही उसका कि तुम्हारा स्कोर कितना है। हाँ, एक्चुअली ना कुछ IITs ऐसे होते हैं जो शॉर्टलिस्ट ही गेट के स्कोर के बेसिस पे करते हैं। इवन आपका MTech भी है अगर, तो कुछ IITs ऐसे हैं जो उसके बाद भी वैलिड गेट स्कोर मांगते हैं। कुछ मैक्सिमम केस में आपको ऐसा मिलेगा कि आपको कॉल तो, अगर आपने MTech किया हुआ है तो आपके पास कॉल मैक्सिमम IIT से आएंगे। सिर्फ IIT गांधीनगर का मुझे रूल नहीं पता है कि वो क्या रूल हैं उनके, कि उन्होंने मुझे एक बार भी शॉर्टलिस्ट नहीं किया। तो इसलिए मुझे उनके रूल्स नहीं पता। बाकी मैक्सिमम IITs को अगर आप MTech हैं तो आपके पास कॉल हमेशा आएगा फॉर इंटरव्यू और फॉर रिटन टेस्ट आपके पास हमेशा आएगा। तो ये रहा था उस टाइम। तुमने PhD में किस स्पेशलाइजेशन में अप्लाई किया था? मेरा पास एटम्प्ट डोमेन रहा था, तो उसमें मैंने रिसर्च पेपर निकाले हुए थे पहले अपने NIT में। मैंने दो कॉन्फ्रेंस पेपर्स निकाले हुए थे और मुझे उन्हीं का सारा एडवांटेज मिला था, जितना मैंने IIT में सिलेक्शन हुआ उसी की वजह से हुआ है। तो वहाँ से मेरा जो डोमेन था फिक्स हो गया था कि मुझे डिमांड साइड एनर्जी मैनेजमेंट होता है या स्मार्ट ग्रिड होता है, मुझे उस डोमेन में काम करना है। तो तुम्हारे तो इंटरव्यूज़ भी हुए होंगे IITs में? इंटरव्यूज़ हुए थे मेरे सारे, और उसमें कोई रिटन टेस्ट नहीं होता PhD में? PhD में एक्चुअली होता है, लेकिन इस बार क्या था ना, कोविड हो गया था, तो सब कुछ उन्होंने ऑनलाइन किया और ऑनलाइन में टेस्ट उन्होंने लिया नहीं, क्योंकि उन्हें ही पता था कि क्या ही होगा। तो इसलिए उन्होंने सिर्फ सीधा इंटरव्यू लिया। लेकिन उस टाइम ईगो में था IIT जम्मू, उसने रिटन टेस्ट लिया और रिटन टेस्ट लिया उन्होंने, मतलब ऑनलाइन एग्ज़ाम हुआ और उसमें मेरे ख्याल से 30 क्वेश्चंस थे, जो कट ऑफ लगी थी वो 29 में लगी थी। क्योंकि वो ने अपने अगल बगल बैठा लिया पूरा टीम को। बिल्कुल। अच्छा, इवन लोग अपने फ़ोन से भी कर रहे थे, कोई कैमरा ऑन नहीं था, कुछ नहीं था, एक गूगल फॉर्म की तरह आप उसको मान सकते हैं। एग्जैक्टली गूगल फॉर्म नहीं था, लेकिन आप कर सकते हैं। और डिट्टो क्वेश्चंस जो थे वो नेट पे अवेलेबल थे, डिट्टो विद द सेम न्यूमेरिकल वैल्यूज। जब क्वेश्चन सेट करने वाला ही चीटिंग कर रहा है तो स्टूडेंट्स तो सेंड तो करेंगे इसीलिए से कट ऑफ फिर ऐसी गई। चलो ठीक है, तो फिर तुम्हारे
तुमने कितने IITs में अप्लाई किया था PhD के लिए? इन समर सेशन मैंने मैक्सिमम IITs में अप्लाई किया था। मैंने फिर ये नहीं देखा था कि अब सब तो याद नहीं होगा, करीब एग्जैक्ट याद नहीं, लेकिन आप ऑलमोस्ट सारे मान सकते हो। ओके, ऑलमोस्ट सारे मान सकते हो आप। क्योंकि मुझे ये पता था कि मुझे अपनी PhD अब किसी NIT से तो नहीं करनी है। अब मेरे पास एक थोड़ा सा, जब मेरे पास NIT का टैग है तो मुझे अगले लेवल पे जाना चाहिए, तो इसलिए। ओके, तो इसका जो भी सिलेक्शन प्रोसेस था उसका वेटेज एक तो हो गया इंटरव्यू, दूसरा शायद तुम्हारे शॉर्टलिस्ट गेट के थ्रू करता है, लेकिन क्या उसका वेटेज गेट को वेटेज भी देता है? अगर आप MTech के बाद आ रहे हैं तो फिर गेट का वेटेज नहीं है। ओके, तो फिर तुम्हारा MTech का CGPA और ये सब का हाँ, फिर MTech का CGPA होता है। ओके, और तुम्हारा प्रोफाइल तो प्रॉपर वो देखेंगे, तुम्हारे रिसर्च पेपर्स, कम से कम टॉपिक्स वो देखेंगे या जर्नल्स वो देखेंगे, है ना? जर्नल्स देखेंगे, सारे काम देखेंगे, SOPs देखेंगे, या उसका स्टेटमेंट ऑफ पर्पस भी उन्होंने ऐड स्टेटमेंट ऑफ पर्पस देखेंगे। हाँ, इसके अलावा आप वो रिकमेंडेशंस देखते हैं। रिकमेंडेशंस तो बहुत ज़रूरी देखते हैं वो। कुछ IITs तो ऐसी हैं कि रिकमेंडेशन के बेसिस पे ही वो बहुत कुछ डिसीजन लेती हैं। ओके, ये दो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर तुम्हें कॉल किस IITs का आया PhD के लिए? मुझे इन समर सेशन में मैंने जिस भी IIT में फिल किया, मुझे हर IIT से कॉल आया, IIT गांधीनगर को छोड़ के। मतलब ज्वाइनिंग नहीं, ज्वाइन नहीं बता रहा हूँ मैं, सिर्फ इंटरव्यू के लिए कॉल आया। ऑफर का पूछ रहा हूँ मैं। ऑफर मुझे उस टाइम किसी से नहीं आया। एक भी IIT से मुझे मतलब फाइनल ऑफर नहीं आया। उसके दो रीज़न थे। एक तो मेरे लिए बिल्कुल नया था, मतलब उस बेसिस पे मैं इंटरव्यू दे रहा हूँ, बिल्कुल नया था। सेकेंडली मुझे मैक्सिमम IITs के इंटरव्यू के दौरान पे मुझे कोविड हो गया था। तो मेरी फैमिली में कोविड हो गया था, मतलब कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब थी क्योंकि सेकेंड वेव थी। याद है, मतलब बहुत बर्बादी मचा के बैठा। बस वही मेरी फैमिलीज में भी ऐसा रहा है एक्चुअली। तो बहुत लोगों को हमने खोया, लेकिन तो वो एक ऐसा पीरियड रहा था कि वहाँ पे ही उसी टाइम पे मेरे इंटरव्यू चल रहे थे। तो फिर मैंने मैक्सिमम IITs के इंटरव्यू में मैंने बैठ ही नहीं पाया था मैं हमेशा। ओके, हाँ, जिसमें बैठा था चलो उनमें नहीं। तो ये हुआ समर, है ना? ये समर हो गया। ओपनिंग भी 2 बार होता है, एक समर होता है, एक विंटर होता है। 2 बार होता है साल। ओके, तो विंटर में तुम्हारा कहाँ से फाइनल ऑफर आया? एक्चुअली अब ना 3 बार कर दिया है। 2 बार तो होता ही है, लेकिन IIT गांधीनगर ने उसने एक अर्ली एंट्री कर दिया है। वो अर्ली एंट्री नाम से भी एक प्रोग्राम निकालता है, जैसे उसने अभी फॉर्म निकले हुए हैं। मुझे लगता है वो स्प्रिंग को कंसिडर करेंगे शायद, फरवरी मार्च में ही अभी कॉल आएगा शायद। हाँ, अब उनका अब इस टाइम फॉर्म आए हुए हैं। तो अभी अब उन्होंने 3 बार कर दिया। वैसे बेसिकली 2 बार तो हर IIT और हर NIT में होता ही। ओके, ओके। तो फिर तुम्हें IIT रुड़की से तो आया ही होगा ऑफर, उसके अलावा? इस बार ना मैंने स्प्रिंग में मुझे जम्मू से कॉल आया फाइनल, IIT रुड़की से कॉल आया। और इस बार मैंने मेक श्योर किया था कि मैंने सिर्फ 6 IIT फिल करनी है। क्योंकि पहले मैंने सिर्फ ये चाहिए था मुझे कि यार मुझे IIT का टैग चाहिए। अब जैसे IIT रोपड़ था, वहाँ पे मेरा इंटरव्यू बहुत अच्छा हुआ था इन समर सेशन, लेकिन वहाँ पे प्रॉब्लम क्या हो गई थी कि उनके पास प्रोफेसर नहीं था जो मेरे डोमेन में काम करते हैं। वैकेंसीज नहीं है PhD हाँ, तो इसलिए मेरे डोमेन के प्रोफेसर ना होने की वजह से जिस फील्ड में मैं काम करता हूँ वहाँ से मुझे फाइनल नहीं हुआ वहाँ पे मेरा। IIT धारवाड़ में मेरे साथ सेम हुआ था। वहाँ पे मुझसे प्रोफेसर ने साफ साफ बोला था, मैं सेकंड राउंड में पहुँचा था वहाँ पे, तो उन्होंने मुझसे बोला था कि मनीष हमारे पास इस फील्ड में कोई काम नहीं करता है, तो इफ़ यू आर विलिंग टू चेंज योर टॉपिक देन वी कैन टेक यू, अदरवाइज आपका अपना इंटरेस्ट है। राजू रस्तोगी वाला डायलॉग मारा क्या? बहुत मुश्किल से मुझे टॉपिक मिला है सर, आप अपना वैकेंसी रख लो, मैं अपना टॉपिक रख लेता हूँ। ऐसा डायरेक्ट नहीं मारा था, लेकिन ये था कि हाँ, मैंने कहा सर मैंने इन 2 सालों में जिस चीज़ को सीखा है मैं उसी को छोड़ दूँ और फिर 2 साल बाद 2 साल IIT में लगा के कोई नया टॉपिक सीखूँ, तो मुझे वर्थ इट नहीं लगा था। मैंने कहा सर अभी तो मेरा प्लान इसी फील्ड में करने का। डायलॉग मारते तो वैकेंसी क्रिएट करता। चलो शायद उन्होंने देखी होगी मूवी, तो क्या पता बाकी जगह से भी बैन कर देते। हो भी सकता है, वो बस मूवीज में ही चलता है। चलो ठीक है, फिर तो तुमने रुड़की ज्वाइन कर लिया, तुम्हें प्रॉपर स्ट्रीम भी मिल गया। यस, और अभी तो बहुत रिसेंटली तुमने ज्वाइन किया है वहाँ पे, तो ज़्यादा तो तुम उसमें बता नहीं पाओगे। इतना बता सकते हो कि PhD ज्वाइन करने के लिए तुम्हें अठन्नी भी नहीं चाहिए, तुम सीधा ज्वाइन करोगे, है ना? कि उसमें भी ट्यूशन फीस ही होता है? ट्यूशन फीस होती है। ओह, लेकिन एक चीज़ अच्छी होती है, ये ट्यूशन फीस रखते हैं 1500 ओनली।
ओह फिर तो लेकिन अदर चार्जेस इतने रखते हैं कि इस टाइम जितने IIT रुड़की के स्टूडेंट हैं उन्होंने अप्रॉक्स 32,000 जमा किया है। और ये तब किया है जब उन्होंने हमें हॉस्टल्स अभी अलॉट नहीं किए हैं, वरना हॉस्टल चार्जेस अगर और होते तो ये अप्रॉक्स 50,000 पहुंच जाता। इतने अदर चार्जेस रखते हैं वो। तो जैसे तुम IIT रुड़की ज्वाइन करो, ठीक है, ऑफर लेटर है, तुम ज्वाइन कर रहे हो जनवरी में, तो कितना पैसा लेके जाना होगा तुम्हें? 32,000 इस बार सबमिट हमारे जमा हुए थे। बस डिफरेंस ये होता है कि मिलता ज़्यादा है पर मंथ कितना? हाँ बस मिलता जाता है 31,000 मिलता है फॉर फर्स्ट 2 years, क्योंकि आप उस टाइम जूनियर फेलो हो, फिर उसके बाद आप सीनियर फेलो बन जाते हैं तो आपको 35,000 हो जाता है। ओके, एक महीना में तो तुम नो प्रॉफिट नो लॉस में पहुंच जाओगे करीब। बिल्कुल, और उसके बाद से वो प्लस ऐड ही होते जाएगा, प्लस ऐड होता जाएगा। ओके ठीक है। और तुम जैसा बता रहे थे कि IIT में अलग तुम्हें एनवायरनमेंट मिला, क्या डिफरेंसेस दिखे तुम्हें NIT या प्राइवेट कॉलेज के कंपैरिजन में? एक्चुअली मुझे ना यहाँ पे ऐसा फील हुआ है कि यहाँ पे जो प्रोफेसर्स हैं उनके पास एक्सपोजर बहुत ज़्यादा है, उनके पास प्रोजेक्ट्स बहुत ज़्यादा हैं, उनके पास फंडिंग जो है वो DRDO से हो, चाहे बड़े बड़े जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनसे फंडिंग है, या बड़ी जो प्राइवेट कंपनीज़ हैं उनके पास फंडिंग है काफ़ी। तो मुझे लगता है कि बच्चे के लिए या किसी भी एक स्टूडेंट के लिए वहाँ पे अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा है। पहला डिफरेंस ये था। सेकंड डिफरेंस था कि इनका जो एक मेमोरेंडम होता है बाकी कंट्रीज़ के साथ फॉर स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम, वो बहुत ज़्यादा है। मुझे लगता है कि इस 1 और 2 मंथ में आप कितनी कंट्रीज़ के साथ मतलब इन्होंने मुझे मेल करके ऑफ़र भेजते रहते हैं कि आप चाहें तो इस कंट्री के लिए, इस कॉलेज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मेरा खुद का सिलेक्शन हुआ भी है। किस चीज़ में? PhD के लिए? PhD के लिए नहीं, स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम होता है कि कुछ बच्चे, कुछ स्टूडेंट उस कॉलेज के इस कॉलेज में आते हैं, कुछ स्टूडेंट इस कॉलेज के उस कॉलेज में जाते हैं फॉर वन सेमेस्टर। यस, तो जैसे स्विट्जरलैंड का एक कॉलेज था, अभी उसके लिए आया हुआ था, या ताइवान, मतलब 1-2-6 months समथिंग लाइक दैट। 6 मंथ और 1 ईयर, 6 मंथ और 1 ईयर। ओके। तो मेरा जैसे अभी ताइवान में हुआ था, तो मैंने फिल किया ताइवान को, और ताइवान का एक कॉलेज था, नाम भी मुझे बहुत अच्छे से याद नहीं है क्योंकि वहाँ के नाम भी थोड़े से नाम भी ऐसे होते हैं ना, तो शेंगांग कुछ ऐसे करके यूनिवर्सिटी है कुछ, तो वहाँ पे मेरा हुआ है। लेकिन प्रॉब्लम ये हो गई कि उन्होंने डाल दिया है कि इस बार कोविड होने की वजह से ये जो एक्सचेंज प्रोग्राम है ये वर्चुअल एक्सचेंज प्रोग्राम होगा। तो कुछ नहीं तो कॉन्टैक्ट्स तो मिल ही जाएंगे। हाँ, बस प्रोफेसर से कॉन्टैक्ट बनना, प्रोफेसर कॉन्टैक्ट मिल जाएंगे, बिल्कुल यही है। चलो ठीक है। yes. बाकी तो शायद तुम्हें दोबारा बुलाना पड़ेगा करीब कुछ महीने के बाद, ताकि तुम बता पाओ कि और भी ज़्यादा PhD में क्या क्या होता है ना? बिल्कुल। देखो यार, एक चीज़ मैंने तुम्हारे लाइफ में, तुम और मैं, हमारा करियर साथ में ही चला है। शायद 2016 में तुम पास हुआ, मैं भी 2016 में पास हुआ, 12वीं 12 में दिया है। लेकिन एक चीज़ तुम्हारे करियर में थ्रू आउट मैंने देखा है ना, कि तुम रुके नहीं हो कहीं भी। मैं मैक्सिमम प्रॉब्लम सबके साथ यही देखता हूँ ना, मान लो जैसे सबसे अच्छा एग्जांपल है, तुमने इंजीनियरिंग सर्विसेज 2019 दिया, टारगेट तो तुम्हारा वही था, अब तुम्हारा नहीं निकला, ठीक है, शायद निकल जाता तो तुम चले भी जाते उसमें ज्वाइन करने, जो भी होता। लेकिन फिर तुमने देखा यार मेरा तो टीचिंग में इंटरेस्ट है, मैं यहाँ चला जाता हूँ। एमटेक भी ज्वाइन किया, ऐसा भी नहीं कि कोई टॉप एमटेक ज्वाइन कर लिया IIT बॉम्बे में बैठे हुए, लेकिन तुमने वहाँ पे अच्छा किया। थोड़ा किस्मत ख़राब था, नहीं तो तुम्हें जॉब भी मिल ही रहा था वहाँ पे, बहुत अच्छा कोर प्रोफाइल, वो भी नहीं मिला तो फिर तुमने एमटेक PhD ज्वाइन कर लिया, वो भी बहुत ही अच्छा ज्वाइन किया तुमने। बीच में तुम्हें वहाँ भी प्रॉब्लम हुए कि कोविड का प्रॉब्लम है, तुम्हारे सिलेक्शन भी नहीं हुए थे, 6 महीने बाद तुमने फिर से किया और तुम्हारे फिर से निकल गए। ये मेंटालिटी को मैं बहुत अप्रिशिएट करता हूँ। अगर कोई इंसान का मतलब रोने वाले तो बहुत है ना कि ये नहीं मिल रहा, वो नहीं मिल रहा, हमारे सीट्स कम हो गए, वैकेंसीज कम हो गए, ये प्रॉब्लम है, हमें यहाँ धरना करना पड़ेगा, बहुत है वो बोलने वाले। लेकिन तुम्हारे भी लाइफ में प्रॉब्लम्स तो कम नहीं है, और तुम अभी हंसते खेलते दिख रहे हो। तुम क्या बोलना चाहते हो, तुम्हारा क्या मेंटालिटी है इसके? ऐसा ये जर्नी ना एक ऐसी है, अगर आप प्रिपरेशन वाले फील्ड में आ जाते हैं कि आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब के लिए तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो कोई भी किसी भी लेवल की जॉब हो, तो ये जर्नी एक ऐसी होती है कि इस जर्नी में आपको अप्स भी देखने होंगे, आपको डाउन्स भी देखने होंगे, और मैक्सिमम केस में डाउन्स ही आपको मिलेंगे। ये हम ऐसा ही होता है क्योंकि हर कोई सेलेक्ट नहीं हो रहा है, हर कोई IAS है, IAS नहीं बन रहा है, तो मैक्सिमम केस में आपको डाउन्स ही देखने पड़ेंगे। और ऐसा नहीं कि हमारे साथ नहीं हुआ है, मतलब सब कुछ देखा है हमने भी, और ऐसा नहीं हम रोए नहीं है।
हम मतलब ये होता था कि जब मुझे पता चल रहा है कि मैं जब ESC की प्रिपरेशन कर रहा था तो मैं सब्जेक्ट पढ़ता हूँ एक, मान लीजिए हमने पावर सिस्टम खत्म कर लिया, पावर सिस्टम मेरा बहुत अच्छा हो गया सपोज दैट, नेक्स्ट सब्जेक्ट चला कोचिंग में, मान लीजिए पावर इलेक्ट्रॉनिक सब्जेक्ट चल गया, तो जब मैं उसको कवर कर रहा हूँ तो मैं पावर सिस्टम को पूरा भूल जाता था। तो ये मेरे ख्याल से हर स्टूडेंट इस चीज़ को फेस करता होगा, क्योंकि सब्जेक्ट इतने सारे होते हैं। तो आपने एक को शुरू किया तो पिछला आप भूल जाते हैं, अगले को कवर किया तो फिर पिछला भूल जाते हैं। तो ऐसा होता था कि मैं लिटरली मैं रोता था कि ये एक ड्रीम मैंने अगर अपनी लाइफ में पहली बार कुछ बनाया है और उसके बाद मैं ये मेरी साथ कंडीशन चल रही है। लिटरली मैं रोता था उस टाइम, लेकिन बस ये पता था कि हाँ करना फिर भी है, तो बस करना है। तो रोते रहे, करते रहे, घिसते रहे। सर्वाइवल एक मेंटालिटी भी होता है ना। बिल्कुल, रोता भी तो वही है ना जिसको कोई संभालने वाला है। मान लो तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें बोला बेटा जो करना है कर लो, हम तो नहीं देखने वाले तुम्हें, तो तुम हाथ पैर मारोगे ही। रोने का टाइम भी तो चाहिए। और वहाँ पे ऑब्वियसली अगर तुम वहाँ एनर्जी डाल रहे हो और तुम उस तरफ नहीं डाल रहे हो जो तुम कर सकते हो और शायद आगे जाके इनकम क्रिएट कर सकते हो, अपना सर्वाइवल देख सकते हो, वो तो फर्स्ट है ना। अपना सर्वाइवल तो तुम्हें करना ही है, चाहे तुम कैसे भी करो। तो ये डिफरेंस होता है। मतलब एक इंसान जिसने अपना करियर बना लिया और एक इंसान जिसने नहीं बनाया, उसमें ये डिफरेंस नहीं होता कि उनके साथ क्या हुआ है, ये डिफरेंस होता है कि उन्होंने कैसे डील किया है। होता है सबके साथ बुरा ही है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, है ना। और तुम बहुत अच्छे एग्जाम्पल उसके भी हो, क्योंकि ये जो टाइम है ना पिछला 1-2 साल का, जब मैं देखता हूँ मुझे लगता है यार मैं बहुत लकी हूँ। मैं बहुत लकी हूँ कि 2018 तक मुझे जितने एग्ज़ाम्स क्रैक करने थे, इसीलिए मैं ज़्यादा ज्ञान नहीं देता इसके बारे में क्योंकि मैंने देखा नहीं है। और मैं बस इतना समझ सकता हूँ कि जो कोविड का सिचुएशन है वो स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा टफ है। जैसे तुम आए हो अभी, एक रवि कुमार है, रवि वर्मा, वो आया था, उसने 20 में उसने शायद ऐसे 9-10 PSUs क्रैक किए थे। एक और ऐसे ऋषि राज एक एग्जाम्पल है, 2020 में उसने 18 रैंक लाया था। या कुलदीप बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, अभी कुलदीप वापस आने वाला है। तो तुम ही लोग बता सकते हो कि इतना बुरा सिचुएशन होने के बाद भी तुम कुछ ना कुछ तो ज़रूर कर सकते हो। बहुत ज़्यादा चीज़ तो तुम चेंज नहीं कर सकते, इतना सराउंडिंग के लिए काफ़ी चीज़ चेंज कर सकते हो। क्यों मनीष? बिल्कुल ऑलराइट मनीष, बहुत अच्छा लगा कि तुमने मुझे मेल किया बोल के कि तुम आना चाहते हो। अच्छा हुआ तुमने मेल कर दिया, नहीं तो शायद मुझे पता भी नहीं चलता, इतना अच्छा पॉडकास्ट मिस हो जाता। और दोबारा हम फिर कर सकते हो, तुम और भी ज़्यादा अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हो। मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट। बहुत अच्छा लग रहा है कि तुम जो करना चाहते हो वही कर रहे हो, और बहुत सारे चीज़ बहुत लोगों को समझ में आया होगा अभी, स्पेशली ये कि 6000 रैंक ला के भी तुम अभी बहुत कुछ कर सकते हो। तुम्हारा जो भी करियर है वो 563 गेट्स को लाने के बाद ही बिल्ड हुआ है यहाँ तक, है ना। सब कुछ बस यही है कि तुम्हें स्टेप बाय स्टेप करना पड़ेगा। अभी मान लो कि तुम्हारा रैंक 10 ही आ जाता तो तुम डायरेक्ट हो सकता है डायरेक्ट PhD के लिए अप्लाई कर देते उसी टाइम पे, है ना। लेकिन अगर नहीं है तो भी किया जा सकता है अगर लगे रहो, बिल्कुल, है ना। ओके मनीष, इस पॉडकास्ट को हम यहीं ख़त्म करते हैं। फिर से आओ कभी, हम फिर से डिस्कस कर सकते हैं, है ना। बिल्कुल सर। और कुछ बोलना चाहते हो जाने से पहले? नहीं, बस मैं बस यही है कि ये एक जर्नी ऐसी थी मेरी कि मैं 10th अपने 12th क्लास में IIT का फॉर्म फिल भी नहीं कर सकता था। वहाँ से लेके वापस से एक ऐसे मुकाम पे आना या उस लेवल पे आना जहाँ आपके पास 2 ऑफर हैं IIT से कि आप हमारे यहाँ पे आ जाओ। इवन वहाँ के प्रोफेसर्स के कॉल आ रहे हैं कि आप मेरे अंडर में PhD कर लो। तो ये सफ़र लंबा था, 10 साल मुझे इसमें लगे, क्योंकि 2012 में मैंने एग्ज़ाम दिया था, 2022 में मैंने IIT ज्वाइन किया। तो 10 साल का सफ़र था, लेकिन वर्थ इट है। अगर मैं आज उसको देखता हूँ तो मुझे लगता है कि हाँ, जितना मैंने झेला है उस बीच में, या जो मैंने फेलियर्स देखे हैं, वो यहाँ पे आके आज अब तक मैंने जो किया है वो सक्सीड होता है। मैंने अब तक जितनी मेहनत की है, जितना मैंने काम किया, वो यहाँ पे आके उसने अपना पे कर दिया। यहाँ से आप यहाँ पे जितनी मेहनत करेंगे वो आपके आगे के लिए, आपका आगे का फ्यूचर को बिल्ड करेगा। तो अब जैसे ऐसा होता है ना कि जैसे मेरे साथ भी एक लड़का था, उसने ऐसा बोला हुआ था कि यार मुझे ESC चाहिए था और वो नहीं निकल रहा था, तो उसने एक बार सुसाइड भी अटेम्प्ट किया। तो मुझे ऐसा लगता है कि यार अगर मान लीजिए जैसे कुछ बच्चे होते हैं जिनका IIT नहीं निकलता है, जब अपने 12th क्लास में IIT JEE वो नहीं निकाल पाते हैं, तो वो भी ऐसी चीज़ों को एक बार अटेम्प्ट कर लेते हैं। बहुत बार ऐसा हम सुनने को हमें मिलता रहता है। तो ऐसा नहीं है कि यार आपको अगर IIT JEE तब नहीं मिला तो आप IIT से में जा ही नहीं सकते हो। तो आज मैं अगर IIT से हूँ और पहले मैं फॉर्म फिल भी नहीं कर सकता था, समय लगा नो डाउट,
थोड़ा ज़्यादा घिसना पड़ा, लेकिन आप नो डाउट आपको अगर आपने काम किया है आपको पे होगा, लेट होगा लेकिन पे होगा, बस इतना है। और इससे ज़्यादा मैं कुछ बोलूँगा भी नहीं क्योंकि मैं पॉडकास्ट को इसी पे ख़त्म करना चाहता हूँ। चलो ठीक है, थैंक यू गाइस फॉर बीइंग ओवर हियर। मोमेंटम पॉडकास्ट इज़ अ वीकली पॉडकास्ट ऑन करियर। हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीक, फिर से हम मनीष को बुलाएंगे आगे। मुझे पता है कि तुम्हारे बहुत सारे यहाँ पे, तुम्हें दोबारा ज़रूर आने को बोलेंगे और हम फिर से डिस्कस करेंगे, इसका एक्सपीरियंस बढ़ जाएगा, फिर हम और भी ज़्यादा डिस्कस कर सकते हैं। ओके गाइस, इसे यहीं ख़त्म कर रहे हैं। तुम्हें अगर ऑडियो वर्जन सुनना है तो तुम स्पॉटिफाई, गूगल पॉडकास्ट, एप्पल पॉडकास्ट किसी में भी जा सकते हो। सबके लिए पॉसिबल नहीं है वीडियो 1 घंटे का देखना, या फिर वो डेटा कंजम्पशन भी बहुत होता है। ऑडियो वर्जन्स भी रिलीज़ होते रहता है, शायद तुम्हें पता ना हो। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीक, तब तक के लिए बाय। और मनीष बहुत ही ज़्यादा तुमने तो बहुत ही ज़्यादा शेयर किया आज तो। मतलब लंबा हो गया, मुझे भी लगा इतना ज़्यादा गजब का जर्नी है तुम्हारा। अच्छा हुआ तुमने मुझे बता दिया कि आशीष मेरा जर्नी अच्छा है।